कहानी की शुरुआत एक लड़के डैनी से हुई जो कि अभी हिरन का शिकार करने ही वाला था कि उतने में इसका भाई उसके बीच में आ गया और हिरनें भाग गईं। डैनी का निशाना अपने भाई की वजह एरिक की वजह से चुक चुका था, जिस पे डैनी को बहुत गुस्सा आया और वो कहीं पर चला गया। अभी थोड़ी दूर आगे ही गया था कि उसे एक गार नज़र आया और उस गार के अंदर उसने देखा कि कोई हरा हरा सा मादा दीवारों के ऊपर चिपका हुआ है। अभी वो ये गौर कर ही रहा था, डोनी ने यहाँ पर हिरन का एक जिस्म देखा जो कि किसी एक खौल से लिपटा हुआ था और गला सड़ा था। इतने में अभी वो गौर कर ही रहा था कि एक मॉन्स्टर वहाँ पर आ गया जो कि बहुत ज़ोर से उस पर चीखा, जिसके वजह से डैनी के एकदम ही डैनी बेहोश हो गया और उसको एक चीख की आवाज़ सुनाई दी बहुत ज़ोर से। थोड़ी देर में डैनी को होश आया और वो बहुत मुश्किल से ही उस गार से बाहर निकला और जाके उसने मुँह धोया बाहर, और फिर थोड़े से उसी मॉन्स्टर का ख्याल आ रहा था कि वो कहाँ से आया था। इतने में वो अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचा, लेकिन उसे अपना भाई नज़र ना आया। डोनी ने अपने भाई को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन उसी गाड़ी की पिछली सीट पे से बज रहा था। इतने में डोनी करीबी एक बार के अंदर चला गया और वहाँ बैठ के अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि वहाँ बहुत से लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिस पर चंद लोग कह रहे थे कि कुछ अर्सा पहले ही अभी चंद ही दिन में बहुत सी गायें मरी हुई मिली हैं और उनका जिस्म इस बुरी तरीक़े से खाया हुआ था कि जैसे कोई किसी ने हमला किया हो। वहाँ पर बासी में एक बंदे ने बैठा हुआ था, एक आदमी, उसने कहा ये एक बारू नामी गोश्तखोर मॉन्स्टर का काम है। इतने में ही उसको दोबारा से डैनी को एक चीख की आवाज़ अपने कान में दोबारा से सुनाई देने लगी और वो बेहोश हो गया। इसके बाद कहानी में 3 महीने के बाद का सीन आता है, जिसके अंदर डोनी एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है और वहाँ पर रे और मैक रे दोनों बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते कि उतने में डोनी उनके पास आता है और उसी मॉन्स्टर के बारे में कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करने की कोशिश करता है कि ये ऐसा कोई मॉन्स्टर है और जो इस तरीके से लोगों को मार रहा है। डैनी कहने लगा कि उसके भाई जो रेगिस्तान में गायब हुआ था, पुलिस के मुताबिक वो किसी हादसे का शिकार हुआ था। तो उतने में ही रे का सब्र टूट जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा भाई एरिक मेरा भी दोस्त था, लेकिन उसे नशे की लत ने तबाह कर दिया था। इतने में डैनी वहाँ से निकल जाता है और बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाता है इन सब बातों से और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको अपना भाई हर वक्त हर जगह महसूस होता है। डैनी अपने घर की दीवारों को गौर से देखता है, जिस पे से सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी मॉन्स्टर के बारे में की थी और उसकी सारी कटिंग्स लगी हुई थी। अब यह आहिस्ता धीरे धीरे इसका सब्र टूट रहा होता है और ये नाउम्मीद होना शुरू हो जाता है। इतने में यह भी सोच ही रहा होता है कि इतने में इसके कंप्यूटर पे एक मैसेज उभरता है जो कि प्रोफेसर चार्ल्स का था। प्रोफेसर चार्ल्स पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे काम करते थे और वो रहस्यमय चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन और लेक्चर्स देते थे। प्रोफेसर चार्ल्स ने उसको अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाया था जहाँ पर वो लेक्चर दे रहा था। यहाँ पर डैनी ने अपनी सारी रिसर्च उसके सामने रखी, चार्ल्स के सामने, और उसने बताया कि रेगिस्तान में एक गुफा है और इसी के करीब हुकूमत का एक रिसर्च सेंटर भी है, लेकिन हुकूमत के हिसाब से वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन डैनी के लिहाज से उसी गुफा के अंदर वो मॉन्स्टर है और वो सब लोगों को मार रहा है। प्रोफेसर चार्ल्स को डैनी मुसलसल यही कह रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ। उतने में चार्ल्स ने उसकी तमाम बातों पर एतबार किया और कहा कि मैं हुकूमत के इल्लीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत जानता हूँ और इसके बारे में मैं अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूँगा। उतने में हम देखते हैं कि उसी रेगिस्तान में झील के पास 3 लड़कियाँ सैर के लिए आती हैं। 2 लड़कियाँ झील के अंदर उतर जाती हैं, लेकिन तीसरी लड़की को पानी से डर लग रहा होता है। 2 लड़कियाँ उस तीसरी लड़की को बुला ही रही होती हैं। तो इतने में हम देखते हैं कि वो तीसरी लड़की जब पानी में ख़त्म रखने के लिए जा ही रही होती है, एक टेंटिकल पीछे से आता है और उसकी गर्दन उसी टाइम कट जाती है। और इतने में हम देखते हैं वो 2 लड़कियां जो पानी के अंदर थी वो डर से चीखने लगती हैं। इतने में हम डैनी को देखते हैं। चार्ल्स का फ़ोन आता है डैनी को कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो फ़ौरन मेरे पास पहुंचो। उतने में हम देखते हैं कि डैनी फ़ोन पे कंप्लीट बात करने के बाद फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठता है। अभी वो जा ही रहा होता है कि वहाँ पर एक मॉर्गन नाम की लड़की आ जाती है जो कि यूनिवर्सिटी में उन दोनों को गौर कर रही थी, प्रोफेसर चार्ल्स को और डैनी को। तो वो भी अब इसके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि इसको भी पैरानॉर्मल इस चीज़ों पे रिसर्च करने का शौक़ होता है। इतने में हम देखते हैं ये दोनों झील की तरफ आते हैं। यहाँ पर उनको 3 लड़कियों की लाश नज़र आती है, जिसमें से एक का सर नज़र आता है और एक का जिस्म पूरा का पूरा उसी एक हॉल में ढका हुआ होता है और तीसरी लड़की को तकरीबन उस मॉन्स्टर ने खा लिया होता है। अब ये बात मॉर्गन को समझ में नहीं आ रही होती है कि उसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी कि उस तीसरी लड़की को उसने कम्प्लीटली खा लिया था। उतने में ही हम देखते हैं कि डैनी सोच ही रहा होता है कि उसके मोबाइल पे प्रोफेसर चार्ल्स का मैसेज आता है
कि फ़ौरन वहाँ से निकलो, जल्दी वहाँ पर पहुँचो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो। डैनी जल्दी से वहाँ से कुछ चीज़ें उठा के, कुछ सैंपल्स लेके फ़ौरन ही रवाना हो जाता है प्रोफेसर चार्ल्स की तरफ, कि रास्ते में उसकी डिटेक्टिव रे से आमना सामना हो जाता है। और जो प्रोफेसर चार्ल्स उन चीज़ों को मुआयना करने के बाद बताते हैं इसमें कुछ चीज़ें ज़िंदा हैं, और इसके बाद वो अपनी एक बुक निकालते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लिखी हुई होती हैं, अजीब किस्म की, और वो बताते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है जिसका नाम बरू है। प्रोफेसर चार्ल्स ने बताया है कि ये सूरज ग्रहण के टाइम पे ही ये बाहर आता है और ये लोगों का शिकार करता है और अपने जिस्म की जरासीम उनके जिस्म के अंदर क़ैद करता है। उतने में हम देखते हैं कि इन सब बातों पे डैनी को यकीन नहीं आता, लेकिन प्रोफेसर चार्ल्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं और हम मॉर्गन को देखते हैं वो दोबारा से इन सैम्पल्स पे रिसर्च कर रही होती है। इतने में डैनी को उस आदमी का ख्याल आता है जो कि बार के अंदर बरू का जिक्र कर रहा होता है। वो इस टाइम बार वाले को फ़ोन करता है, लेकिन वो इसकी तमाम बातों को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर में डैनी को अपनी डिक्की में से आवाज़ें आने लगी और उसने देखा कि एक अजीब सा जीव उसकी डिक्की से बाहर निकला है जो कि उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। इतने में डैनी ने फ़ौरन ही अपनी गाड़ी को मोड़ा और वो जीव नीचे गिर गया। डैनी फ़ौरन बाहर निकला और उस जीव को मारने की कोशिश कर रहा था कि उतने में ही उस जीव ने उस पर हमला कर दिया और डैनी ने उसकी कंधे के ऊपर शूट किया। उतने में उसको उस जीव की शक्ल में अपने भाई की शक्ल याद आई कि शायद ये इसके भाई की शक्ल में बहुत मिलता हुआ। उतने में डैनी बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ा जाता है और इतने में वो मुश्किल से ही अपने आप को संभाल पाता है, तो वो देखता है कि वो जीव वहाँ से भाग चुका है। अब डैनी फ़ौरन ही यूनिवर्सिटी पहुँचता है अगले दिन, तो उसको मॉर्गन कुछ अपनी रिसर्च के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये जीव एक किस्म का वायरस इंसान के जिस्म में छोड़ता है, जो वायरस आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर देते हैं। डैनी ने मॉर्गन से पूछा क्या हम इसको पलट सकते हैं, तो मॉर्गन ने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है और चार्ल्स से भी पूछना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि वो हमारा फ़ोन नहीं अटेंड करता। उतने में हम देखते हैं कि डैनी को रे का फ़ोन आता है और वो बोलता है तुम्हारे भाई के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे एक सुराग मिले हैं, इसलिए फ़ौरन मुझसे आके मिलो। वो अपना एड्रेस सेंड करता है। इतने में डैनी रे के पास, उसी रेगिस्तान में जहाँ पर झील के पास 3 लड़कियों को उस राक्षस ने मारा था, वहाँ पर पहुँचता है। रे ने डैनी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर 3 लड़कियाँ मरी हुई हैं और तुम मुझसे पहले कैसे पहुँच गए थे। तो उतने में डैनी ने कहा कि मैं तो अपने भाई की तलाश करता हुआ वहाँ पर पहुँचा था, मुझे किसी ने नहीं बताया था। इतने में रे उसको एक आबशार के पास लेके आता है। वहाँ पर एक हॉल पड़ा हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे कि इस हॉल से कोई चीज़ बाहर निकली है और गई है। इतने हम मॉर्गन को देखते हैं जो कि इन दोनों का डैनी के पीछे आ जाती है। डैनी मॉर्गन को अपने घर लेकर आ जाता है और कल रात के वाक़े में बताता है कि मुझे एक जीव ने पकड़ा था और वो उसे मेरे ख़्याल से वो मेरा भाई था। उतने में मॉर्गन कहती है असल में ये मॉन्स्टर एक हॉल में अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ऐसे जीव को रखता है और फिर कुछ अरसे में वो इंसान उस मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। इन दोनों ने तय किया कि वो दोनों अब मॉर्ग जाएंगे और उस बॉडी को देखेंगे जो कि इन्होंने लेकर आए थे। मॉर्गन ने जैसे ही उस बॉडी को छुआ तो वो अंदर से हिलना शुरू हो गई। देखते ही देखते उसका वो जीव फट गया और उसके अंदर से एक जीव बाहर आया। हमने देखा कि उसके अंदर से वो फ़ौरन ही मॉर्गन पे हमला करता है और डैनी पे भी। अभी वो डैनी इनसे बचने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उतने में ही पुलिस वाले और एक FBI एजेंट भी अंदर आ जाते हैं। फ़ौरन ही रे उसके FBI एजेंट को आगे फेंकता है ताकि वो जीव उस पर हमला करते और वो बच जाए, लेकिन देखते ही देखते हम देखते हैं कि रे को भी वो मार देता है और वो उतने में हम देखते हैं कि वो जीव फ़ौरन ही थोड़ी देर में फट जाता है। मॉर्गन बताती है कि ये असल में उसकी क्लासमेट रीचल थी। ये वो तीनों दोस्तें थीं जो कि उस झील की तरफ गई थी और ये सब इसकी क्लासमेट थीं। इतने में हम देखते हैं मॉर्गन की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपने आप को आईने में देखती तो उसे अपने पीठ पे एक निशान नज़र आता है जैसे कि उसको भी उस जीव ने काटा हो। इतने में हम देखते हैं कि वो डैनी के साथ एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर पहले से डिटेक्टिव रे मौजूद होता है और मॉर्गन, डैनी और डिटेक्टिव रे उसको बताता है कि उन 3 लड़कियां जो मरी हैं वो प्रोफेसर चार्ल्स की स्टूडेंट्स थीं और इस वाक़े के बारे में प्रोफेसर चार्ल्स को पहले से ही पता था। तो उतने में डैनी कहता है कि प्रोफेसर चार्ल्स के पास तो मैं ख़ुद गया था, लेकिन मॉर्गन कहती है कि नहीं डैनी तुम गलत हो क्योंकि प्रोफेसर चार्ल्स ने उसको 2-3 हफ़्ते पहले ही एरिक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था।
रे ने खुलासा किया कि जिसे ये प्रोफेसर चार्ल्स समझते हैं वो दरअसल ये साइंटिस्ट फ्रैंक है और जो उस रिसर्च सेंटर का एक साइंसदान था। रे ने कहा कि अब तुम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जो प्रोफेसर चार्ल्स था वो दरअसल उससे एक अपने तजुर्बात में गलती हुई थी और जिसकी वजह से बहुत से लोग वहाँ पर मारे गए, इसलिए अब आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। फिर वो इतने में रे बाहर जब निकलता है तो वो दिखता है एक गंजा आदमी सामने की बिल्डिंग में जा रहा है जो कि मुसलसल रे को नोटिस कर रहा होता है। तो रे फ़ौरन ही सतर्क हो जाता है और फ़ौरन ही उसके पीछे जाने की कोशिश करता है कि आखिर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। रे जब अंदर दाखिल होता है उस बिल्डिंग के अंदर, रे कहता है कि जो भी है वो बाहर आए, लेकिन उतने में देखते हैं पीछे से एक जीव नीचे कूदता है जो कि रे पे हमला करने की कोशिश करता है। रे गौर करता है तो वो उसका बचपन का दोस्त एरिक होता है जो कि उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। उतने में ही सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं डैनी और मॉर्ग प्रोफेसर चार्ल्स के घर में जाते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पर उनको एक पेपर मिलता है जिसमें वो देखते हैं कि एरिक पिछले साल प्रोफेसर चार्ल्स की क्लास में था। प्रोफेसर चार्ल्स ने तमाम स्टूडेंट्स की फ़ाइल अलग अलग बनाई भी थी, जिसमें वो देखता है कि अक्सर का रिज़ल्ट नेगेटिव था लेकिन मॉर्गन का इनकम्प्लीट रिज़ल्ट था। इतने में ये लोग दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर उसके बाद बार बार वो रे को फ़ोन कर रहे होते हैं लेकिन रे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इतने मॉर्गन बताती है कि उस बारों से हर एक का डीएनए मैच नहीं करता। इसी तरह उसने कहा कि वो क्लास की जो लड़की जो ब्लास्ट हुई थी उससे भी उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। ये सब बातें अभी ये लोग कर रहे होते हैं। मॉर्गन ने तय किया कि वो खुद इसके बारे में रिसर्च करेगी, इसलिए वो डैनी को हिप्नोटाइज़ करती है। डैनी हिप्नोटाइज़ होता है तो वो अपने आप को दोबारा से उसी गुफा की तरफ देखता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका भाई उसको बचाने की कोशिश करता है और वो उस बारू मॉन्स्टर को बाहर निकालने में कामयाब हो गया था, लेकिन थोड़ी दूर जाके वो उसका शिकार हो जाता है और वहीं पर ही जहाँ पर वो शिकार हुआ था वहीं पर ही उसका हॉल मिला था जहाँ रे और डैनी ने एक हॉल को खाली देखा था। मॉर्गन ने सरकार का सिस्टम को हैक किया और जहाँ से उनको पता चला उस रिसर्च सेंटर में और एक और साइंटिस्ट का नाम सामने आया। उतने में ही अभी डैनी बात कर ही रहा होता है कि मॉर्गन को शदीद गुस्सा आ जाता है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। डैनी ये बात को देखता है कि दिन ब दिन इसकी हालत ख़राब होती जा रही है और उसको उसके बाहाँ पे एक खरोच भी नज़र आ जाती है। अब डैनी ने उस साइंटिस्ट औरत से ख़ुद मिलने का फ़ैसला किया ताकि वो जान सके कि असल हकीकत क्या है। डैनी ने उस साइंटिस्ट औरत को पकड़ लिया और चार्ल्स के साथ उसकी तस्वीर दिखा के हकीकत के बारे में पूछा। अब वो औरत थोड़ा सा उस तस्वीर को देख के घबराई और कहने लगी कि मुझे इन सब बातों से दूर रखो, लेकिन डैनी का मुझे हकीकत जाननी है क्योंकि इस मेरे भाई को ये राक्षस लेके चला गया है। इतने में वो औरत बहुत ज़्यादा अफसरदा सी हो गई और उसने कहा बस वही इंसान बच सकता है जिसका 100% डीएनए उससे मैच करता हो, और उसने उसको चार्ल्स से दूर रहने की चेतावनी भी दी कि डैनी चार्ल्स से जितना दूर है उतना बेहतर है। वो औरत वहाँ से चली जाती है। उतने में हम डैनी को देखते हैं कि वो अपनी कार की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है तो उसको पिछली सीट पे प्रोफेसर चार्ल्स नज़र आते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स ने उसको कोई धमकी नहीं दी, बस ये कहा कि तुम अगर अपने भाई से मिलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अब डैनी प्रोफेसर चार्ल्स के साथ एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ जाता है और जब वो अंदर यहाँ पर दाखिल होता है तो देखता है कि एक मॉन्स्टर जंजीरों में अकड़ा हुआ है। ये असल में इसका भाई एरिक था। इसलिए प्रोफेसर चार्ल्स ने उसको सारी हकीकत बताई कि बारू बहुत पहले इस धरती पे आया था और वो अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसका डीएनए हर एक के साथ मैच नहीं होता था। बारू पता नहीं कहाँ से आया था, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए हुकूमत ने एक लैब बनाई थी जहाँ पर डीएनए इनकैपेबिलिटी की वजह से ना जानवर जी पाते थे ना इंसान। चार्ल्स सब कुछ कबूल कर चुका था और वो बिल्कुल पागल हो गया था इस प्रजाति के ऊपर रिसर्च करने के लिए। और उसने बताया कि जब वो बारू इनकी क़ैद में था और जब वो क़ैद से छूटा तो उसने सारी की सारी इनकी टीम को मार दिया जो भी रास्ते में आए। और मैं उसकी रिसर्च के अंदर बिल्कुल पागल हो चुका था और मैंने फिर उसके बाद इसके लिए एक सही कैंडिडेट की तलाश की, तो उसमें सही कैंडिडेट तुम्हारा भाई एरिक था। क्योंकि बारू से जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए इतनी देर तक सिर्फ एक एरिक ही था जो ज़िंदा है, लेकिन अब इसकी ड्रग्स की लत की वजह से मुझे मुश्किल आ रही क्योंकि इसका जिस्म तेज़ी से टूट रहा है। लेकिन इस बारू के लिए सबसे सही कैंडिडेट तुम हो डैनी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ स्टाइल हेल्दी है और ना तुम ड्रग एडिक्ट हो और ना तुम्हें कोई नशे की आदत है, इसलिए अब मेरी रिसर्च के तुम पे होगी। ये कहते हुए प्रोफेसर चार्ल्स जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और एरिक की जंजीरें खोल देता है। और इतने में हम देखते हैं कि एरिक जंजीरों से खुलने के फ़ौरन बाद ही अपने भाई डैनी के ऊपर हमला कर देता है। डैनी कोशिश करता है कि एरिक को वो
पुकारे या समझाए, लेकिन उसे इतना अंदाज़ा हो जाता है कि एरिक अब बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर बन चुका है। इसलिए डैनी उससे मुकाबला करता है और पास ही पड़े हुए एक पत्थर से उसका सर कुचल देता है। और सर कुचलने के बाद जैसे ही डैनी उससे बाहर आता है तो हम देखते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स अपने पीछे तमाम सबूतों को मिटा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उतने में मॉर्गन, जो कि अपने घर में थी, अचानक से वो जाग जाती है और वो जैसे ही नहाने जाती है तो देखते हैं कि उसका जिस्म फ़ौरन से फट जाता है और तब्दील होना शुरू हो जाता है। डैनी, जो कि मॉर्गन के फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था, देखता है कि फ्लैट की लाइट अचानक से बंद हो गई। उतने में वो फ्लैट के अंदर देखता है कि वॉशरूम के अंदर खून ही खून होता है और वहाँ से एक परछाई भागती हुई बालकनी से कूद जाती है। डैनी जैसे ही उसके पीछे भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि मॉर्गन ने अपना पहला शिकार कर लिया होता है। और उतने में ही हम देखते हैं कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस वाली समझ में नहीं आ रहा होता उसका कि वो किस पे शूट करे। और इतने में हम देखते हैं कि मॉर्गन अभी देख ही रही होती है कि डैनी मॉर्गन चिल्लाता है और वो 1 मिनट के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि उसमें इंसान और मौसम दोनों की जीन एक्टिव थे। इतने में एक पुलिस वाली वहाँ के करीब खड़े हुए एक टैंक के ऊपर शूट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं डैनी ने 1 साल बाद हम डैनी को एक मेंटल असाइलम में देखते हैं, जहाँ पर सारी की सारी बातें डैनी के ऊपर साबित हो गई। हम उतने में प्रोफेसर चार्ल्स को भी देखते हैं, जो कि उस पर नज़र रखे हुए होता है कि जैसे ही किसी भी तरीके से ये सही हो तो वो उसको फिर दोबारा अपनी रिसर्च करेंगे। यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती। तो दोस्तों, आपको एक ऐसी कहानी लगी, प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।